हजारों की संख्या में लोग घायल, राहत एवं बचाव कार्य जारी। इजराइल पर हमास के हमले में मृतकों की संख्या 250 से अधिक हुई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हमास को निस्ते नाबूद करने के लिए लगाएंगे अपनी पूरी ताकत। इजराइल पर हमास के हमले के बाद मध्य पूर्व की स्थिति पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का आज अहम सत्र। भारतीय वायुसेना आज मना रही है अपना स्थापना दिवस। प्रयागराज में आयोजित मुख्य समारोह में वायुसेना अध्यक्ष ने कहा, बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में वायुसेना की प्रासंगिकता और बढ़ी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम गणमान्यों ने दी शुभकामनाएं। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालयीय समिति आज से राज्य के दौरे पर। मृतकों की संख्या हुई 56, दर्जनों लापता। और खेल की खबरों में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज भारत की पहली परीक्षा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। जीत के साथ टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करने की करेगी कोशिश भारत। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर से। सबसे पहले खबर अफगानिस्तान से, जहां भूकंप के झटकों से चारों ओर तबाही का मंजर है। 6.3 तीव्रता के इस शक्तिशाली भूकंप से अब तक करीब 2000 लोगों के मारे जाने की खबर है। अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण के प्रवक्ता ने बताया कि हेरात में ज़ेंदाजान जिले के 4 गांवों को भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। भूकंप से प्रभावित लोगों को बचाने के लिए राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहा घमासान और तेज हो गया है। इजराइल पर हमास के हमले से अब तक 250 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। इजराइल के अलग अलग शहरों में रॉकेट हमलों से जबरदस्त नुकसान हुआ है। कई इमारतों में आग लग गई है। इन हमलों के जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमले किए हैं। इजराइल की जवाबी कार्रवाई में 200 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। इजरायली सेना ने गाजा के साथ सीमा क्षेत्र के पास के निवासियों से घर के अंदर रहने का आग्रह किया है। इजराइल ने कहा कि उसने अपनी आयरन डोम रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास को इसकी कीमत चुकानी होगी। उसे अंदाजा नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। हमास के हमलों पर कई देशों ने इजराइल को अपना समर्थन दिया है। और इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आज एक आपात बैठक बुलाई है। इस क्लोज डोर सेशन में हमास के हमले के बाद मध्य पूर्व की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इजराइल पर हमले की निंदा की है और व्यापक टकराव से बचने के लिए सभी कूटनीतिक प्रयास करने का आग्रह किया है। भारत ने मौजूदा स्थिति के मद्देनजर इजराइल में रह रहे अपने नागरिकों से सतर्क रहने और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा है। इजराइल में भारतीय दूतावास ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों से अनावश्यक आवाजाही से बचने तथा सुरक्षित स्थान के पास रहने की सलाह दी है। आपात स्थिति में 97235226 पर संपर्क करें या council.telaviv@mea.gov.in पर संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। तो इजराइल में रहने वाले भारतीयों के लिए ये सलाह दी गई है। और वहीं फिलिस्तीन स्थित भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एडवाइजरी जारी की है। संदेश में कहा गया है कि मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए फिलिस्तीन में भारतीय नागरिक किसी भी आपातकालीन स्थिति या आवश्यक सहायता के लिए 24 घंटे की आपातकालीन हेल्पलाइन पर सीधे भारत के प्रतिनिधि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। जवाब में 00598916418 और साथ ही व्हाट्सएप 970592
291641 ये नंबर दिया गया है 9705929161 व्हाट्सएप पर आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर लगातार जो भारतीय प्रतिनिधि से आप सलाह ले सकते हैं, मदद मांग सकते हैं, जो तमाम भारतीय इस वक्त इजराइल और पैलेस्टाइन फिलिस्तीन में फंसे हुए हैं। और बात करते हैं एयरफोर्स की। देशभक्ति, वीरता, साहस और अदम्य शौर्य के प्रतीक भारतीय वायुसेना आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। प्रयागराज के बमरौली वायुसेना स्टेशन पर समारोह का आयोजन किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने परेड की समीक्षा की। ये पहली वायुसेना दिवस परेड है जिसकी कमान किसी महिला अधिकारी ने संभाली है। परेड में पूरी तरह से अग्निवीर वायु महिलाओं की टुकड़ी ने भी हिस्सा लिया। परेड के दौरान भारतीय वायुसेना के एक नए ध्वज का भी अनावरण किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने वायुसेना कर्मियों की सराहना करते हुए कहा कि ये पूरी दृढ़ता के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। Today we come together not only to celebrate this day, but also to reflect on our rich history, our present achievements, and chart our future as custodians of India's sovereignty and territorial integrity. We have inherited a proud legacy of professionalism, perseverance, and passion curated by our predecessors. I would like to acknowledge the contribution of our veterans who have played a pivotal role in shaping the Air Force's identity, capabilities, and ethos. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए कहा कि वायुसेना दिवस पर सभी वायु योद्धाओं और उनके परिवारों को शुभकामनाएं। भारतीय वायुसेना की वीरता, प्रतिबद्धता और समर्पण पर गर्व है। उनकी महान सेवा और बलिदान ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारा आसमान सुरक्षित है। प्रधानमंत्री ने इसके साथ एक वीडियो भी साझा किया है। 1947 जब पाकिस्तान के हमलावरों ने एक अप्रत्याशित हमला शुरू किया तो यह वायुसेना ही थी जिसने श्रीनगर को हमलावरों से बचाने के लिए यह सुनिश्चित किया कि भारतीय सैनिक और उपकरण युद्ध के मैदान तक समय पर पहुंचे। हमारी सेना की ताकत ऐसी है कि जब भी कोई टेढ़ी नजर हमारी तरफ उठाता है तो उसको उसी भाषा में जवाब देने का जज्बा आप सब में होता है। राहत एवं बचाव कार्य हो या फिर आपदा प्रबंधन, हमारे एयर वॉरियर्स उनके सराहनीय कार्य को लेकर देश वायुसेना के प्रति कृतज्ञ है। तूफान, बवंडर, बाढ़ से लेकर जंगल की आग तक की प्राकृतिक आपदा से निपटने और देशवासियों की मदद करने का उनका जज्बा अद्भुत रहा है। छह पायलट और 19 वायु सैनिकों के साथ एक छोटी सी शुरुआत से बढ़ते हुए हमारी वायुसेना आज 21वीं सदी की सबसे साहसिक और शक्तिशाली एयरफोर्स में शामिल हो चुकी है। देश के लिए अपनी सेवा देने वाले सभी एयर वॉरियर्स और उनके परिवारों का मैं अपने हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं। और वायुसेना दिवस के अवसर पर आज प्रयागराज में एयर शो का आयोजन किया जाएगा। इस एयर शो में चेतक, चिनूक, डकोटा, तेजस, मिराज, सुखोई 30 और मिग 21 जैसे लड़ाकू विमान भी अपना दमखम दुनिया के सामने पेश करेंगे। 8 अक्टूबर को हर साल भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष वायुसेना अपना 91वां वायुसेना दिवस मना रहा है। इस साल की थीम IAF एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज है। इस बार भारतीय वायुसेना अपनी 91st एनिवर्सरी मना रही है। इस बार का थीम है एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। तो हम ये दर्शाना चाहते हैं कि भारतीय वायुसेना अपने बाउंड्रीज के बियॉन्ड अपनी शक्ति
अपना शक्ति प्रदर्शन कर सकती है, और यही हमारा थीम है। इस बार आप देखेंगे तो हमारे पीछे एक C-295 एयरक्राफ्ट रखा है जो बहुत ही जल्दी इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा, तो इससे भारतीय वायुसेना की क्षमता काफ़ी बढ़ जाएगी। वायुसेना दिवस के मौके पर संगम किनारे सारंग हेलीकॉप्टरों और सूर्य किरण एरोबैटिक की टीम पहली बार संगम पर आसमान में अपना प्रदर्शन करेगी। इसके साथ ही इस वायुसेना दिवस पर MiG-21 को विदाई दी जाएगी। सुपरसोनिक फाइटर जेट MiG-21 विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में 1964 में शामिल हुआ था। रूसी कंपनी ने MiG-21 का निर्माण किया था। भारत ने इस विमान का पहली बार 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में इस्तेमाल किया था। सभी लड़ाई में यह काम आया। कई वर्षों तक इसकी सेवा के बाद वायुसेना दिवस के दिन इसको अंतिम विदाई दी जाएगी। इस साल भारतीय वायुसेना ने काफ़ी सारे इंटरनेशनल एक्सरसाइजेस भी किए हैं, जिसमें कि हमारा स्ट्रेंथ प्रोजेक्शन हमने काफ़ी सारे कंट्रीज़ में, काफ़ी कॉन्टिनेंट्स में भी किया है। और इसके अलावा काफ़ी सारी जगहों से हमारे जो भारतीय फंसे थे, कहीं सूडान में, कहीं और, तो उनका भी काफ़ी इफ़ेक्टिवली रेस्क्यू किया गया है। ख़ास बात यह है कि C-295 का ये पहला एरियल डिस्प्ले होगा, और MiG-21 बाइसन जो है, जो हमारे यहाँ काफ़ी सालों से कार्यरत है, उसका ये शायद आखिरी डिस्प्ले हो। इसके साथ ही चेतक और चिनूक हेलीकॉप्टर, डकोटा, हार्वर्ड और टाइगर मोथ के साथ लड़ाकू विमान तेजस, मिराज, सुखोई 30, MiG-21, राफेल, जगुआर, परिवहन विमान एम्ब्रेयर, C-295, C-17 ग्लोब मास्टर, AN-32, C-130 हरकुलिस भी संगम तट पर फ्लाई पास्ट डिस्प्ले में हिस्सा ले रहे हैं। तो यह जो सारे एयर एसेट्स हैं, रफाल की बात करें, Su-30 की बात करें, इसके अलावा सबसे हालिया जो C-295 ट्रांसपोर्ट विमान भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ है, वो भी यहाँ डिस्प्ले में होगा। और सबसे खास बात, जो संगम का तट है जहाँ एयर डिस्प्ले है, उसमें भी C-295 उड़ान भरेगा। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ सुधीर यादव, DD न्यूज, प्रयागराज। और पश्चिम बंगाल में नागरिक निकाय भर्ती में कथित अनियमितताओं के संबंध में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। करोड़ रुपए के भर्ती घोटाले के सिलसिले में सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के परिसरों पर छापा मारा है। पश्चिम बंगाल सरकार में कैबिनेट मंत्री फिरहाद हकीम और मदन मित्रा को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी नेताओं में गिना जाता है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की पीठ ने इस साल 21 अप्रैल को सीबीआई को नगर निगम भर्ती घोटाला मामले की जांच अपने हाथ में लेने का आदेश दिया था। और खबर सिक्किम से, जहां पर अचानक आई बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति आज से राज्य के दौरे पर रहेगी। इस समिति में कृषि, सड़क परिवहन और राजमार्ग, जल शक्ति, ऊर्जा और वित्त मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। ये समिति सिक्किम की स्थिति और क्षति का आकलन करने और सहायता देने के लिए राज्य का दौरा करेगी। केंद्र सरकार सिक्किम में स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और राज्य को सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री लगातार सिक्किम के मुख्यमंत्री के संपर्क में हैं। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने कल गैंगटॉक में ताशीलिंग सचिवालय में सिक्किम के मुख्य सचिव विभाग, सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सीमा सड़क संगठन, राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड और NHPC लिमिटेड के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। वहीं सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि राज्य में बाढ़ में मृतकों की संख्या 56 तक पहुंच गई है। इनमें भारतीय सेना के 9 जवान शामिल हैं। प्राधिकरण ने कहा है कि कई व्यक्ति अभी लापता हैं। सिक्किम में लहोनाक झील में ग्लेशियर के पिघलने से 4 अक्टूबर को तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आई थी और इस बाढ़ में 1000 से अधिक मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए थे। बचाव कर्मियों ने 2563 लोगों को सुरक्षित बचाया है। इसके अलावा 26 व्यक्ति घायल हुए हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बताया कि सिक्किम के लिए इस संकट के समय में भारत सरकार हमारे साथ खड़ी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी के साथ हुई बैठक की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर सभी जरूरी काम करेंगे।
कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर हम जो भी करना है हम लोग करेंगे। जैसा हम लोग आस्ते आस्ते हम लोग जैसा जो भी बिजली सप्लाई का काम था वो अभी कहीं शहरों में हम लोग ने कर चुका है, और जहाँ जहाँ भी रोड टूटा है वहाँ पर एनडीआरएफ के साथ मिलके बीआरओ के साथ मिलके हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि हम लोग वहाँ उसी जगह में हम जहाँ पर डिजास्टर हुआ है सबसे ज़्यादा वहाँ पर पहुँच पाए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवभूमि उत्तराखंड के पवित्र केदारनाथ धाम में बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। तो विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के दर्शन करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्थक प्रयासों से देश में खादी के उत्पादों के प्रति लोगों का न केवल आकर्षण बढ़ रहा है, बल्कि शुद्ध आर्थिक लाभ के साथ खादी आज एक वैश्विक ब्रांड भी बन गया है। बीते एक साल में देश भर में खादी एवं ग्रामोद्योग ने 9,50,000 युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार देने का काम किया है। खादी के प्रति इस जनमानस के बढ़ते क्रेज के विषय पर संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मोचन कुमार से। खादी एक वस्त्र नहीं बल्कि भारतीयता की पहचान है। इसी बात को महात्मा गांधी हमेशा जिक्र करते थे और इसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खादी के जरिए किस तरह हम वोकल से ग्लोबल और ग्लोबल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार, व्यापार और कारोबार कर सकते हैं, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार। सर, सबसे पहले आपको बधाई, आपने निरंतर इसको उत्तरोत्तर तरक्की करवाई है। किस तरह देखते हैं खादी को लोकल से ग्लोबल? खादी हमारे आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। खादी हमारी आन और बान और शान है। पूज्य बापू की ये विरासत, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी अपने स्नेह से, अपनी मेहनत से पिछले 9 सालों में इतना ऊपर लेके गए हैं। खादी ग्रामोद्योग की बिक्री 1,34,000 करोड़ रुपए को पार कर गई है और ये पहली बार हुआ है। हम लोगों ने पिछले 1 साल में देश को 9.5 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देने का काम किया है। आत्मनिर्भर भारत का ये सफ़र, स्वदेशी का ये सफ़र और आगे बढ़ेगा। हमारे युवा आए, खादी को अपनाएं। खादी एक पौराणिक पहचान थी, लेकिन आज एक ग्लोबल ब्रांड इसको प्रधानमंत्री जी ने बना दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खादी पहनना अपने आप में एक व्यक्तित्व की निशानी बनती है। G20 में आपने देखा कि किस तरह से भारत मंडपम से राजघाट तक का सफ़र ग्लोबल लीडर्स के गले में हमारे गरीब की खादी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शोभा बनी। आज लोकल के साथ साथ हमारे उत्पाद ग्लोबल हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम पूज्य बापू की इस विरासत को देश और पूरी दुनिया में आगे लेकर जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है, खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन और खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। गाँव में आज भी रोजगार की कमी, लेकिन खादी के जरिए जो वीवर्स है, बुनकर्स है, उनके जरिए स्वावलंबी रोजगार का नया अवसर तलाश करने में ये कितनी मददगार है? स्वावलंबी रोजगार का ये सफ़र हमारे पिछले वित्तीय वर्ष में 9,54,000 लोगों को रोजगार का ये आंकड़ा दर्शाता है कि हम ग्रामीण भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार काम कर रहे हैं और हमारे युवाओं को, खास करके हमारी मातृशक्ति को इस क्षेत्र में स्वरोजगार के इस अभियान में हम उनको और सशक्त और मजबूत बना रहे हैं। तो केंद्रीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार, जिनका मानना है खादी न केवल एक वस्त्र है बल्कि भारतीयता की अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। यही वजह कि आज ये लोकल से ग्लोबल होकर न केवल रोजगार बल्कि कारोबार और व्यापार की बड़ी माध्यम बनती जा रही है। मेरे से कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। तो केंद्रीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार से खास बातचीत आप देख रहे थे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। और काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि हो रही है। इसका आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में काफी बदलाव महसूस किया जा रहा है। इसी बदलाव का काशी हिंदू विश्वविद्यालय का अर्थशास्त्र विभाग अध्ययन कर रहा है। देखिए ये रिपोर्ट।
धाम का पुनरुद्धार होने के बाद ये विश्व पटल पर छा गया है। इसके बाद लगातार श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। काशी विश्वनाथ धाम श्रद्धालुओं की सुविधा का खास ख्याल रखकर उन्हें धूप और बारिश से बचने की व्यवस्था कर रहा है। वहीं शीघ्र दर्शन की सुविधा भी उपलब्ध करा रहा है। सावन में श्रद्धालुओं के द्वारा चढ़ावा 16 करोड़ नकद आया, जबकि सोना चांदी के चढ़ावे का अनुमान वर्ष में एक बार ही किया जाएगा। समय से दर्शन हो, ये हम लोगों का टारगेट था 25 से 30 मिनट के अंदर कोई भी श्रद्धालु किसी भी गेट से आए उसके दर्शन हो जाए, और उसमें हम कामयाब रहे। पूरे सावन में, चूँकि इस बार सावन 2 माह का लगभग था, तो पूरे सावन में करीब 1 करोड़ 63 लाख लोग इस धाम में आए और बाबा का आशीर्वाद लिए। काशी में आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में काफी बदलाव महसूस किया जा रहा है, जिसके अध्ययन के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अनुरोध किया है। इस पर अर्थशास्त्र विभाग कार्य कर रहा है। इसमें खास यह है कि शिक्षकों के अलावा शोध छात्र और स्नातकोत्तर के छात्र भी शामिल हैं। इसमें मूल लक्ष्य ये हमारा कि जो परिवर्तन हुआ ये सीधे सीधे सामान्य एक बात समझ में आती है कि इससे टूरिज्म में परिवर्तन हो जाएगा, और टूरिज्म में बहुत सी चीज़ें बढ़ी हैं, अखबारों में भी निकला है। हम लोगों को भी प्रथम दृष्टया ये दिखाई दे रहा है कि चीज़ें 40 से 50% जो आर्थिक क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वो बढ़ रही हैं। पिछले 2-3 सालों में जो सामान नहीं बिका था वो सामान बिक गया, और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट बनारस में आए हैं। इनके शुरुआती अध्ययन में धर्म के अर्थशास्त्र और भाव अर्थशास्त्र का अनुमान दिख रहा है, जो किसी भी राष्ट्र की उन्नति और नागरिकों के आत्माभिमान का भाव पैदा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लखनऊ में शनिवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 9 दिवसीय शिल्प समागम मेले का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कारीगरों के उत्पादों को मंच देने का काम किया जा रहा है। आने वाले समय में उनके उत्पादों को ई-कॉमर्स के माध्यम से भी बेचने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर हमारे संवाददाता विकास सिंह ने केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार से की खास बातचीत। साथ हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। फिर यहाँ पर 9 दिवसीय शिल्प समागम मेले का शुभारंभ हुआ है। किस तरीके से ये आम वंचित लोगों के लिए एक नया मंच मिल रहा है? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच को आगे बढ़ाते हुए उनके मन में जो समाज के सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर का जो व्यक्ति है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की अवधारणा का संदेश दिया था। उस अंत्योदय की अवधारणा को जमीनी स्तर पर उतारने का काम अगर किसी राजनायक ने किया तो जननायक, युवाओं के आइकॉन, वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और हमारे समाज के अनुसूचित जाति वर्ग के, हमारे पिछड़ा वर्ग के, हमारे सफाई कर्मचारी वर्ग के बंधुओं को उनके आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में शिल्प समागम मेले एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। हुनर को पहचान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने तमाम सारी योजनाएं चालू की हैं, कौशल विकास के लिए तमाम सारी चीज़ें की गई हैं। हुनर को पहचान दिलाने के लिए जो बड़ा मंच मिल रहा है, विभिन्न शहरों में आप इसका आयोजन करेंगे, तो उनकी बिक्री के लिए आने वाले समय में क्या नई टेक्निक पर भी जाएंगे, टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करेंगे? बिल्कुल। अभी आपने देखा कि पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया गया। 18 तरह के ट्रेड, जिसमें हमारे विश्वकर्मा, हमारे सुनार और हाथ से काम करने वाले छोटे मोटे औजारों से परंपरागत रूप से जो काम करते चले आ रहे थे, G20 में जो अलग अलग राष्ट्रों से प्रतिभागी उसमें भाग लेने के लिए आए, तो उन प्रतिनिधियों को जो हमारे देश की सरकार के द्वारा गिफ्ट दिए गए, वो सब ऐसे ही बंधुओं के द्वारा निर्मित सामग्री उनको दी गई। अब इसको हम लोग ई-कॉमर्स के साथ जोड़ रहे हैं। यही तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है कि हमारा जो लाभवंचित समुदाय है, उस लाभवंचित समुदाय को जब तक सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से जब तक बराबर लाने के लिए योजनाओं को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तो हमारा विकास अधूरा रहेगा। तो उनका जो सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास,
उन प्रयासों में हमारे अनुसूचित जाति का व्यक्ति भी, उसका भी सहयोग जुड़ेगा, हमारा जो पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति उसका भी सहयोग जुड़ेगा, हमारा जो सफाई कर्मचारी है उसका भी सहयोग जुड़ेगा। तो यहाँ पर आए शिल्पकारों, दस्तकारों के लिए एक बड़ा मंच है और आने वाले समय में इनको सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए लगातार निरंतर काम किया जाएगा। कैमरामैन आशुतोष गुप्ता के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ। और दिल्ली पुलिस ने जाली नोट छापने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ किया है। दिल्ली पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह फर्जी वेब सीरीज से प्रभावित होकर जाली नोट छापने में लगा हुआ था। दिल्ली पुलिस ने 19,74,000 के नकली नोट छापने वाली मशीन व अन्य सामान भी बरामद किया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में शनिवार शाम को एक दर्दनाक हादसा हुआ। बेंगलुरु की बाहरी इलाके अट्टीबेले में एक पटाखे की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसमें 13 श्रमिकों की जिंदा जलकर मौत हो गई। यह आग इतनी भीषण थी कि पटाखों के विस्फोट की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कैंटर गाड़ी से पटाखों की पेटियां उतारते समय बालाजी क्रैकर्स की दुकान में आग लग गई। इसके बाद देखते ही दुकान और गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। बाद में दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग को बड़ी मशक्कत के बाद बुझाया गया। कर्नाटक सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। वहीं राज्य सरकार ने इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। और बात करते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप की। तो भारतीय टीम क्रिकेट विश्व कप में आज अपने अभियान की शुरुआत करेगी। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में टीम इंडिया की भिड़ंत आज ऑस्ट्रेलिया के साथ होगी। टीम इंडिया की कोशिश इस विश्व कप में अपने पहले ही मैच में जीत हासिल कर टूर्नामेंट में विजयी शुरुआत करने की होगी। विश्व कप से ठीक पहले दोनों टीमें 3 वनडे मैचों की सीरीज भी उसने खेली थी, जिसमें भारतीय टीम ने 2-1 से जीत हासिल की थी। हालांकि विश्व कप में दोनों ही टीमें अब नई शुरुआत के साथ मैदान पर उतरेंगी। तो 2 बजे से होगा मैच की शुरुआत और सभी की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं वर्ल्ड कप की प्रबल दावेदार टीम इंडिया पर। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।